Hello, sir. Can you hear us? Yogesh? हेलो। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. Hello, good Good afternoon. afternoon, Good sir. afternoon. Can you hear me? Yes. Yes, sir. So my video is in still Yes. mode. My video is in still mode. Okay, something's gone wrong. क्या हो गया भाई? I couldn't hear anything for a moment. Now I heard you, sir. Okay. हेलो। हेलो। Yes, sir. You're audible. ओह थैंक गॉड, थैंक गॉड। मैंने दोबारा से लॉग इन किया, वापस जाके मैंने कहा क्या हो गया इसमें। हाँ सब जी। कुछ हैंग्स हो गया था। खूब सलाम, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? We are very fine, Very thank you. How are fine, you? sir. आप Fine. कैसे हैं? आप कैसे हो? थैंक यू। मैं भी ठीक हूँ। कृपा है, इनायत है, करम है। आज हाँ जी, कौन पढ़ने वाले हैं आज यहाँ से? I can start if you want. नो प्रॉब्लम, बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, श्योर। जब कभी साकिए मधोश की याद आती है, नशा बनकर मेरी रग रग में समा जाती है। गुड, Oops. फाइन। आगे पढ़ें, एक एक शेर और पढ़ें। डर ये है टूट ना जाए कहीं तौबा मेरी, हम्म, डर ये है टूट ना जाए कहीं तौबा मेरी, चार जानिब से घटा घिर के चली आती है। फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और भी कोई पढ़ने वाला है? आगे से पढ़ लें, उसके बाद शुरू करते हैं। मैं तो पढ़ती हूँ। मैं पढ़ूं? पढ़ें। पढ़ो पढ़ो।
मुस्कुराती है कली, हम्म। मुस्कुराती है कली, फूल हंसे पड़ते हैं, मेरे महबूब का पैगाम सबा लाती। वेरी नाइस। जी नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो इस अभी तक के फ्रेम में आ रहा है, एटलीस्ट इतना। तो आगे भी पढ़ना है। जी जी, नेक्स्ट वाला एक एक शेर और पढ़ें। जिंदगी ख्वाहिश, जिंदगी ख्वाहिश, जिंदगी जिंदगी खुश है। खुश है, इसी इसी कश्मकश पैहम से। हम्म। जिंदगी खुश है इसी कश्मकश पैहम से, जिंदगी में न खशा कशाकश हो तो, कशाकश हो तो घबराती है। गुड। जिंदगी में न कशाकश हो तो घबराती है। वेरी गुड। आपने इसके उसको अभी उर्दू स्क्रिप्ट से ही पढ़ा है या आपके पास इसका ट्रांसलिटरेशन भी है? नहीं सर, मैं उर्दू है मेरे पास गुड में। गुड। वेरी नाइस। और आपसे पहले जो पढ़ा है, क्या नाम था आप? Mana. This is Mana. Yes, I'm reading from the screen itself. हाँ, वेरी नाइस, इट्स गुड, दैट्स गुड। गुड साइन। जब कभी साक़ी मदहोश की याद आती है। ऑफ कोर्स जितनी भी सूफी शायरी है उसमें जब कभी भी हम साकी का लफ्ज सुनते हैं या पढ़ते हैं, सो उससे डेफिनेटली शायर जो है, जो उसका जो आई मीन कहने का मतलब होता है वो उसका मुर्शिद होता है। ठीक है। सो साकी इज इक्वल टू मुर्शिद, एंड मैखाना इज इक्वल टू दरबार, उसकी बज़्म, उसकी महफिल। एंड ऑफ कोर्स मैं इज हिज प्रीचिंग्स, जो जो बात वो कह रहे हैं, जो उनकी वाणी है, जो उनकी बातें हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके सिद्धांत हैं। सो इन सिंबॉलिक वर्ड्स को हम पहले से जहन में बिठा लें कि ये इस तरह से बात आगे आने वाली है, और ये पूरी शायरी इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें लेनी है। जब कभी साकी मदहोश की याद आती है, अब ऑलरेडी जो हमारा साकी है वो खुद भी इस कैफियत में है कि वो साकी मदहोश है, यानी खुद उस पर भी एक खास किस्म का स्टेट ऑफ माइंड, एक खास तरह की कैफियत तारी है। ठीक है ना? इट्स नॉट अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकलेंगे तो इट विल बी लाइक ड्रंक। इसके मीनिंग हो जाते हैं जो बिल्कुल नशे में हो आदमी है, उसे कहते हैं मदहोश। बट यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मदहोशी कई तरह की हो सकती है। एक दफ़ा ये है कि आदमी किसी पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम करने की वजह से मदहोश होता है, एक दफा है कि नहीं, आदमी एक एक स्पिरिचुअल डेप्थ में चला जाता है, जिसे कहना चाहिए बिल्कुल से योग साधना में चला जाता है। ठीक है ना? या फॉर एग्जाम्पल एक खास स्पिरिचुअल कनेक्ट फील करता है, तो फिर वो मदहोशी का आलम होता है। ठीक है। उसे कहते हैं मदहोशी। जैसे मैं भी आप में से किसी के लिए एज ए स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो, देर इज अ कैरेक्टर इन इस्लामिक हिस्ट्री आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद नेम्ड अली, हजरत अली जिन्हें कहते हैं। उनके बारे में मशहूर है कि किसी जंग में उनके पैर में तीर लग गया। ठीक है। अब ये हुआ कि भाई वो तीर निकाला कैसे जाए, कोई निकालने की कोशिश करे तो बहुत जोर से दर्द होता था, तड़प जाते थे। तो प्रॉफिट से मशवरा किया उनके कंपेनियंस ने कि भाई व्हाट टू डू इन द, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने कहा कि जब अली नमाज पढ़ रहे हो तो उस वक्त निकाल लेना, इतना डूब के नमाज पढ़ते हैं इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तीर निकल गया पैर में से। तो हकीम ने और लोगों ने कहा भाई व्हाट एन आइडिया, मतलब सर क्या बात है, तो ऐसे ही करते हैं। सो इट इज रिटन इन हिस्ट्री कि वो नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में और कुछ लोग जमा, उन्होंने धीरे से पैर में से वो तीर खींच लिया। जब नमाज खत्म हुई और ब्लड उन्होंने देखा तो क्या हुआ कि अच्छा। तो मतलब इस तरह से चीजें लिखी हुई हैं कि कई दफा आदमी इतना ज्यादा डूब के कनेक्ट होता है कि उसके ऊपर एक मदहोशी तारी हो जाती है। तो जो साथी है, जो मुर्शिद है, वो ऐसा इंसान है कि वो खुद भी एकदम डूबे हुए हैं स्पिरिचुअल उसमें। और जब उनकी याद आती है किसी चाहने वाले को, किसी फॉलोअर को, किसी आई मीन उनके शागिर्द को, तो फिर उसका हाल भी ये होता है कि उस मुर्शिद की जो याद है उसके रग रग में नशा बन के समा जाती है, उसका पूरा वजूद सर से पैर तक
और उनकी याद में खो जाता है, डूब जाता है। ठीक है जी। एक चीज मैं यहाँ और भी क्लियर कर दूं कि लफ्ज जनरली जो यूज होता है हिंदी उर्दू में वो है नशा, विच इज एक्चुअली पर्शियन वर्ड बीइंग यूज्ड इन उर्दू देन इन हिंदी टू। बट ये है अथॉरिटी एक पोएट की कि उसने अपनी जरूरत के पेश नजर यहाँ पर नशा इस्तेमाल किया है। हैव यू नोटेड दिस? यहाँ पर जलद इस्तेमाल हुआ है। अगर आप नशा नहीं पढ़ेंगे इसको तो मिसरा मीटर से आउट हो जाएगा, रिदम टूट जाएगा मिसरे का। और इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा इंसान तो कर ही नहीं सकता। छोटे मोटे लोग आज के ज़माने में जो गज़लें परोस रहे हैं वो शायरों में वो शायद कर दें, बाकी ये जो महान पुरुष हैं ये तो उस्ताद आदमी है भाई, तो है ना, इनके यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने क्या किया है, इस लफ्ज़ को नशा कंपोज किया है यहाँ पर, बिकॉज नशा कहते ही वो ब्रेक हो जाएगा एकदम से। तो हमको नशा चाहिए यहाँ पे, यानी इक्वल टू 4 लेटर्स चाहिए हो गया, नशा। ठीक है ना, एक पहले एक्टिव, फिर स्टिल मोड में, फिर एक्टिव, आई मीन देन स्टिल मोड में, 4 तरह के लेटर चाहिए। वो इससे पूरे हो रहे हैं नशे से, नशा। ठीक है। सो ये यहाँ पर मैं नशा बनकर मेरी रग रग में समा जाती है क्या चीज, उनकी याद। एक दफा ये है कि याद इंसान के जहन में है, याद इंसान के दिल में है। एक दफा ये है कि सर से पैर तक जितनी भी वेन्स हैं, जितनी भी नसें हैं, जितनी भी रगें हैं, सब में ब्लड बनकर दौड़ रही है और आदमी एकदम बेसुध हो गया है किसी की याद में। किसकी याद है? ये उस मुर्शिद की याद है कि जिसके सब बहरहाल एहसानमंद होते हैं कि उसने हमें अपने से जोड़ा, या हम उससे जुड़े तो अपने आप को हम ब्लेस्ड फील करते हैं। अच्छा, अगला शेर थोड़ा सा अलग है। डर ये है टूट न जाए कहीं मेरी तौबा। डर ये है टूट न जाए। अब ये जो फॉलोअर है वो ये कह रहा है कि तौबा किसे कहते हैं जानते हैं आप सब लोग? आप में से किसी के जहन में है? मैंने पहले कभी जिक्र किया है उसकी। Abstinence, when somebody एग्जैक्टली, stops drinking. हाँ। बट ये जो है ना, उस सिंपल काइंड ऑफ स्टॉप करने से, या आई मीन डिटर्मिनेशन से, या वैसे काइंड ऑफ विल पावर से थोड़ा अलग तरह की चीज है। वो इस सेंस में है कि तौबा एज अ प्योरली theological टर्म इन इस्लामिक jurisprudence, विच मीन्स कि आप किसी पर्टिकुलर गुनाह पे शर्मिंदा होके आप ये अपने आप से वादा करते हैं कि मैं आज के बाद एटलीस्ट ये पर्टिकुलर सिन तो रिपीट नहीं करूंगा, आज के बाद ये वाली गलती तो नहीं दोहराऊंगा, ये वाला गुनाह नहीं करूंगा। और फिर आप उस पे बने रहते हैं अपनी इस कमिटमेंट पे, देन इट इज कॉल्ड तौबा। इसीलिए तौबा के लिए कहा जाता है इन एज पर इस्लामिक नरेशंस कि जब कोई इंसान तौबा करता है तो उसका रब उससे वैसे ही खुश होता है जैसे किसी घर का इंसान खो गया हो और उसके सारे घर वाले परेशान हो, पूरे हर जगह ढूंढ ढांड के देश भर में, और एक दिन अचानक वापस आ जाए तो उसके घर वाले कितना खुश होते हैं, वाह। हमारा जो घर का चश्मो चराग है जिसके लिए हम बेचैन थे, जो खो गया था, वो वापस आ गया है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। ठीक इसी तरीके से तौबा इतना ज्यादा प्योर इंटेंशन से और फर्म आई मीन डिटर्मिनेशन से किया गया वादा होता है अपने आप से कि जिसके बाद इंसान वो पर्टिकुलर गुनाह नहीं दोहराता। इससे खुदा को या रब को उतनी ही खुशी होती है अपने बंदे के बारे में, जैसे प्रैक्टिकली हम लोग इस दुनिया में एक घर के लोग अपने घर के फर्द के खो जाने के बाद दोबारा वापस आने पर खुश होते हैं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी वैसा सिंपल वाला मामला नहीं है, बहुत ही आई मीन इसके डीप मीनिंग है। सो डर ये है टूट ना जाए कहीं मेरी तौबा, सॉरी तौबा मेरी। ठीक है ना, इसमें खास बात यह है कि अगर ये मेरी तौबा भी होता तो भी मिसरा आउट होने वाला नहीं था। तौबा मेरी, मेरी तौबा, दोनों के रिदम सेम है एकदम से। सो डर यह है टूट ना जाए कहीं तौबा मेरी, यानी क्या मतलब, मैंने जो इरादा किया है, मैंने जो ये तय किया है कि अब ये गलती और ये बात मैं नहीं करूंगा जो कि मेरे मुर्शिद को नहीं पसंद है। कहीं ऐसा ना हो कि मौसम ऐसा बन रहा है, घटाएं ऐसी छा रही हैं, माहौल ऐसा है कि मैं अपनी तौबा को तोड़ दूं। यानी क्या मतलब, दोबारा से पलट जाऊं, दोबारा फिर बहक जाऊं, दोबारा फिर गुनाह कर बैठूं, दोबारा फिर उसकी याद से गाफिल हो जाऊं, या भटक जाऊं रास्ते से। ऐसा ना हो जाए कहीं इतना ज्यादा मेरे ऊपर नशे की कैफियत तारी हो रही है और जो माहौल और मौसम है वो भी मुझे प्रोवोक कर रहा है कुछ ऐसा करने के लिए, तो मुझे डर ये लग रहा है कि मुझे अपनी तौबा तोड़नी न पड़ जाए। ठीक है, चार सर जानिब ये से, जो चारों तरफ से। जी। सर ये ना जाए में ऊपर एस की तरह एक नुक्ता कह सकते हैं, उसका क्या मीनिंग है?
जाए में है, जीम अलिफ हाँ है, और एक ये है। ये के ऊपर जो चीज आप देख रही हैं उसे हमजा कहते हैं, ठीक है अच्छा। ना। और हमजा जो है इसका साउंड इट इज इक्वल टू अलिफ आ है, इसका साउंड आ, ठीक है। जैसे बहुत सारे अल्फाज हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई, आई, गई, ठीक है ना, या रईस। में भी हाँ बहुत सारे लोग रईस बोलते हैं, विच इज यू नो बुरी हद तक रॉन्ग है। द वर्ड इज रईस। तो रईस जब लिखा जाता है फारसी में, फारसी में रईस माने बॉस के होते हैं, ठीक है ना। तो जी। रे के बाद हमजा होता है, हमजे के लिए एक हल्का सा शोशा दिया जाता है ऐसे करके, ठीक है ना। शोशा हम्म। देना बुरी बात नहीं, शोशा छोड़ना बुरी बात है। शोशा छोड़ना एक मुहावरा है उर्दू में, इसलिए मैंने आपको बोला, ठीक है। तो उस शोशे के बाद देन ये आता है, ये का एक शोशा आता है, दो डॉट्स आते हैं नीचे, देन सीन आता है। तो उस वक्त उसको रईस पढ़ा जाता है। या कोई में लास्ट वाली ये से पहले एक शोशा दे के हमजा बनाया जाता है, वो पता वो कोई होता है। ये यहाँ पर ये जाए जो है ना, वो ए कहाँ से आवाज आएगी, खाली ये जो ये है, विच इज कॉल्ड बड़ी ये इन उर्दू, which is do not exist in पर्शियन। पर्शियन में सिर्फ एक ही ये होती है, छोटी वाली बस, जो आती में आप ऊपर देख रहे हैं, बड़ी वाली होती नहीं। सो उसमें ए का साउंड कैसे आता अगर ये हमजा नहीं होता, तो ये हमजा लगाया जाता है ऊपर, ठीक है, न जा ए ताकि पढ़ा जाए इसको। और सर ये रग रग में ऊपर जेर दिया हुआ है, तो ये जेर ये तो बड़ी बड़ी कृपा है इनकी कि इन्होंने यहाँ पर इसमें जेर जबर लगाए हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ पर्टिकुलरली इस कलाम में तो ज्यादा ही दिए हुए हैं। अदरवाइज आम तौर पे अगर टेक्स्ट बुक नहीं है, इवन टेक्स्ट बुक में भी नहीं ऐसा होता, उर्दू पर्शियन में आपको जेर जबर वाली मात्राएं लगी हुई नजर नहीं आएंगी, विच इज अंडरस्टूड कि वो हैं, तभी उनका साउंड तय होता है, बट लगाई नहीं जाती आमतौर पर। ये जिन साहब ने भी जो किताबत की है या टाइपिंग की है, ये उनका अपना एक्स्ट्रा एफर्ट है कि इन्होंने इसके अंदर वो मात्राएं भी लगा दी हैं सहूलत के लिए, आसानी के लिए, कि अगर कोई पढ़े तो सही से पढ़ सके। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल आपने रग रग के रे पे लगा दिया जबर। अब सवाल ये है कि अगर ये जबर न भी लगाते तो ना कोई रेग पढ़ता ना रुग पढ़ता, बिकॉज ना रेग होता है ना रुग होता है, कोई लफ्ज ही नहीं होता है, रग ही होता है लफ्ज, है ना। तो ये उनका अपना एफर्ट है, अदरवाइज और लगाए नहीं, आमतौर पर लगाया नहीं जाता उर्दू में। सर जानिब मतलब चार हाँ, चार जानिब। जानिब। जी जी, चार माने तो चार होता है, जानिब माने होता है डायरेक्शन। चार मत अच्छा डायरेक्ट जानिब का मतलब। हाँ, जानिब यानी डायरेक्शन, तरफ, समत, ठीक है ना। सर सेकंड वाले शेर का एक बार एक्सप्लेन फिर से कर दीजिए। डेफिनेटली। डर ये है टूट ना क्लियर नहीं जाए हुआ। कहीं मेरी तौबा जी। डर ये है टूट ना जाए कहीं मेरी तौबा, चार जानिब से घटा घिर के चली आती है। एक 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 डिसिपल, एक फॉलोअर है मुर्शिद का, वो ये कह रहा है कि मुझे डर इस बात का लग रहा है कि मेरी तौबा ना टूट जाए कहीं, मैंने जो इरादा किया हुआ है, जो मैंने खुद से कमिट किया हुआ है कि आई विल नॉट रिपीट दैट पर्टिकुलर सिन, वो कहीं मेरी तौबा टूट ना जाए। बिकॉज माहौल, मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है, चारों तरफ से घटाएं छा रही हैं। अब सोचिए कि गर्मी का मौसम हो और चारों तरफ से घटाएं छा रही हों, और काले बादल हो, ठंडी हवाएं हों, तो कम से कम एक नॉर्मल शरीफ आदमी भी इतना तो जरूर चाहता है घर पहुंच के पालक की पकौड़ियाँ बनवाते हैं भाई। ठीक है ना। तो ये जो जहन में इस तरह की चीजें इंसान के आते हैं अकॉर्डिंग टू मौसम, ये किसी और हद तक भी ले जाते हैं आदमी को ना। तो ये उसकी तरफ इशारा है कि इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा फील कर रहा हूँ, इतना अच्छा ऑलरेडी मैं नशा फील कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरी तौबा न टूट जाए कहीं। देखिए, शायरी जो है वो इंसान को कई दफा ऐसी सरहदों तक ले जाके वापस ले आती है जहां के बाद आम आदमी के लिए जाके वापस आना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। मतलब इन्होंने एज सच कोई ऐसी बात नहीं कि ना प्रमोट किया है किसी ऐसी प्रैक्टिस को जो कि रॉन्ग है, बट बताया कि इंसानी फीलिंग्स का क्या है। मतलब माहौल ऐसा है, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होना जाए, ऐसा हुआ नहीं है। नथिंग हैज हैपेंड इन दिस कपलेट कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया है जो अगेंस्ट द मोरल स्टैंडर्ड या वैल्यूज के खिलाफ हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो ये है कि जिसे कहना चाहिए कि माहौल जो है ऐसा है कि चारों तरफ से घटा छा रही है, तो मुझे डर लग रहा है कि मेरी तौबा न टूट जाए कहीं, ठीक है। जी सर, थैंक जी सर। ओके थैंक आप मुझे मैसेज कर दें, मैं क्लास में हूँ। मुस्कुराती है कली, फूल हंसे पड़ते हैं,
मेरे महबूब का पैगाम सबा लाती है। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि एक आदमी है जो आई मीन दूर है मुर्शिद से और उनके दर्शन के लिए तरस रहा है, और ये कहीं से मैसेज मिलता है कि भाई नियर फ्यूचर में जो है वो कल या परसों मुर्शिद से मुलाकात होने वाली है, वो आने वाले हैं। अब इसको शायरी के आई मीन इमेजिनेशन और अजम्पशन में कैसे ढाल के बात कही जाती है वो आप देखें। मुस्कुराती है कली, यानी क्या मतलब, कलियां खिल रही हैं, यू नो, कलियां खिल रही हैं। फूल हंसे पड़ते हैं, फूल पूरे प्रॉपर वे में गोया खिल रहे हैं। ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेरे महबूब का पैगाम सबा लाती है। सबा कहते हैं हवा को, विंड को, खास करके वो हवा जो सुबह सुबह चलती है, उसे बाद सबा कहा जाता है। ठीक है। सो वो जो मैसेज है मेरे महबूब का, वो पैगाम कौन लेके आ रही है? हवा लेके आ रही है। जब वो पैगाम हवा लेके आ रही है तो उसके मैसेज वाली हवा में इतनी तासीर है कि ये जो आसपास की कलियां और फूल हैं वो खिले जा रहे हैं, इवन उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पॉजिटिव है। जैसे कहते हैं ना कि आती हुई सर्दियों से आदमी आदमी को बचना चाहिए, बिकॉज ये ऑटम का मौसम होता है। आ, पत्ते भी पीले होकर के गिर रहे होते हैं इन दिनों में। ठीक है ना। जाती हुई सर्दी से आप थोड़ा सा फाइट करने चलेगा, बिकॉज वो बहार का मौसम होता है, बसंत का मौसम हो रहा होता है वो फरवरी मार्च। जैसे पेड़ पौधों पर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, बॉडी पे भी ह्यूमन के पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, थोड़ा सा उसको आप फाइट कर सकते हैं। जबकि प्रैक्टिकल वे में हम लोग इसका उल्टा करते हैं। आती हुई सर्दी में एडजस्ट होते होते हमारा दिसंबर आ जाता है, और जाती हुई सर्दी में आदत पड़ चुकी होती है मोटे कपड़े पहनने की। ठीक है ना। तो ये हम लोगों का हाल है, बस बट कहा गया है इसका उल्टा करने के लिए। यहाँ ये बात है कि मेरे महबूब का जो पैगाम है, मेरे मुर्शिद का जो पैगाम है, जो मैसेज है कि मैं आ रहा हूं, सिर्फ इतना, उसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि मेरे आसपास जितने फूल कलियां हैं सब खिल रही हैं। ठीक है जी। देयर इज द टू वर्ड पैगाम एंड पयाम, दोनों के माने मैसेज के हैं। ठीक है। एक लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा पैगंबर, और एक सुना होगा पैगंबर। दोनों इसी अल्फाज से बनते हैं, पैगाम से और पयाम से, विच मीन्स मैसेंजर। ठीक है। तो ये उसका रूट है जो हम आई मीन होली काइंड ऑफ टर्म सुनते हैं, पैगंबर साहब या ऐसा, जिस तरह से भी जिस टेक्स्ट में भी हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी आपने सुना या पढ़ा हो इसको, उसका जो रूट वर्ड है वो यही है, पैगाम है, जहां से वो पैगंबर लफ्ज बनता है। पैगाम मतलब मैसेज ना सर? मैसेज, यस यस। जी जी। और पयाम मतलब? पयाम मतलब भी मैसेज जी, वही मैं बताना चाह रहा था आपको। पयाम आया है, ये भी नज्म किया है संत दर्शन जी महाराज ने अपनी दूसरी गजल में। पयाम और पैगाम, बोथ आर मैसेज। ठीक है। और सर खूब के ऊपर एक हमजा लगा है, आई थिंक राइट वर्ड है हमजा। किसके ऊपर? जिंदगी खूब है उस कश्मकश। अच्छा, अभी हम आ रहे हैं वहां पे भी, अभी पहुंच रहे हैं वहां पे भी, पहुंचते हैं तो उस पर बात करते हैं। ये शेर क्लियर हो गया आप सब लोगों को? ओके। हाँ जी। ओके ओके। यस सर, जी यस सर। सर। अच्छा, अब हम अगले शेर पे आते हैं, जिंदगी खुश है। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड। या सर। हाँ। सी, तीन तरह के मेन बेसिकली बेसिकली मेजर काइंड ऑफ मात्राएं होती हैं फारसी में। एक होता है जेर, एक होता है जबर, एक होता है पेश। जेर लगने से किसी भी लेटर, किसी भी अल्फाबेट का जो साउंड है वो ए हो जाता है, और जबर लगने से आ हो जाता है, और पेश लगने से ओ हो जाता है। ओ या उ दोनों एक ही से होता है। ठीक है ना। जेर जबर पेश ये तीनों मात्राओं के नाम है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मात्रा नेम, ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड भी है। जेर का मतलब होता है नीचे, जबर का मतलब होता है ऊंचा, ऊपर, और पेश का मतलब होता है पेश करना, किसी को, यानी किसी को झुक के कोई चीज प्रेजेंट करना, उसे कहते हैं पेश। ठीक है। बहुत खूबसूरत जुमला है किसी आदमी का कि हमेशा जबर रहने की मत सोचो, कभी कभी जेर भी हो जाया करो, क्योंकि कभी किसी के सामने पेश भी होना है। ठीक है। तो कहने का बहुत मतलब यह है कि अपार्ट बहुत फ्रॉम बढ़िया। बीइंग बीइंग यू नो मात्रा, ये जो है अपने आप में एक लफ्ज भी है। और इसको हमारी अपनी जिंदगियों में आप देखें, हम लोग एक लफ्ज बोलते हैं, बहुत जबरदस्त आदमी है। हम्म। जबरदस्त जो है एक कंपाउंड काइंड ऑफ वर्ड है, जिसमें जबर एक लफ्ज है, यानी अपर, और दस्त माने फारसी में होता है हाथ। जबरदस्त यानी वन हु हैज अपर हैंड, जो कोई किसी से एज ले जा रहा है, या उसका अपर हैंड है किसी चीज में, उसी चीज को जबरदस्त कहते हैं।
हमने किसी चीज का किसी चीज कंपेयर किया और हमने कहा कि साहब नहीं ऐसा यार, दस्तरखान करीम का जो मटन है ना वो बहुत जबरदस्त है, जायका वालों का इतना अच्छा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, है ना। हम बेसिकली जिस कल्चर से आते हैं बाय डिफॉल्ट उस तरह की मिसाल आ जाती है और जबान पे, ठीक है। तो अब इसमें जबरदस्त का लफ्ज कंपेयर किया गया, नहीं उनका वाला जो है वो इनसे एज ले जा रहा है थोड़ा सा, उसका अपर हैंड है इसमें। फारसी लफ्ज है पूरा ये जबरदस्त, जेर भी पेश भी तीनों फारसी लफ्ज हैं ये, यानी मात्रा का नेम जो टर्म जो है ये फारसी है सब, और ये एज इट इज फारसी में भी है, पर्शियन में भी ऐसी ही, जैसे उर्दू में है। सो इसकी अपनी मीनिंग भी है। फला साहब फला आदमी ने फला पहलवान को जेर कर दिया, आई एम नॉट श्योर आप में से किसी ने सुना हो ना सुना हो, बट इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि उसने उसको पटक दिया, गिरा दिया उसको, यानी नीचे गिरा दिया उसको। आप देखें वही जेर जो मात्रा के सेंस में है कहाँ किस मीनिंगफुल तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। या फिर शायर मुशायरे में कहता है कि मैं इजाजत हो तो कुछ पेश करूं, समझ आप, कुछ पेश करूं, या पेश खिदमत है एक ताजा गजल, ऐसे कहते हैं लोग, ठीक है। सो इनके अपनी मीनिंग भी होते हैं, इनका अपना बाकायदा एक वो है जिसमें ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो आप देख रही हैं यहाँ पर, जिंदगी खुश है, ये खे के ऊपर पेश लगा हुआ है। अगर ऊपर खे के ऊपर पेश लगा हुआ है, खे के डॉट के ऊपर पेश लगा हुआ है, अगर ये भाई साहब जिन्होंने भी इसको टाइप किया या कंपोज किया या लिखा, अगर ये पेश नहीं भी लगाते तो ये खवश नहीं होता, न खवश होता, चूंकि होता ही नहीं है ना हिंदी में, न उर्दू में, न फारसी में कोई लफ्ज। बट इनकी ये अति कृपा है हमारे आई मीन बिगिनर्स के लिए कि इन्होंने इस पे पेश लगा दिया है। अदरवाइज उर्दू फारसी में पेश से जबर पेश लगाया नहीं जाता है। जिंदगी खुश है, और सर तो नीचे जबर भी लगा हुआ है। नहीं वो नीचे वाला तो जबर हो ही नहीं सकता, जेर होता, मगर इसका यहाँ कोई रोल नहीं है, ये उन्होंने खाली वही ब्यूटिफिकेशन के लिए इसीलिए लगा दिया मैंने पूछा कि है। वाओ के नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है ना कुछ, नुक्ता नहीं है, वो जेर की तरह से लगा हुआ है। शेर लगा जबर होता हुआ तो है। ऊपर होता, जेर जी हमेशा नीचे होता है किसी भी लेटर के। अब जबर होता तो ऊपर होता। सवाल ये है कि यहाँ पर इन्होंने लगाया है बट इसका कोई तुक या सेंस वैसा नहीं, मीनिंगफुल काइंड ऑफ। कई दफा कैलीग्राफी में आई हैव टू चेक कि ये किताब टाइप नहीं हुई है, किसी कातिब ने इसको लिखा है पहले जमाने में, जब तक कंप्यूटर एज नहीं आया था, पर्टिकुलर उर्दू में। पड़ोसी देश ने पैकेज नहीं बनाया था उर्दू टाइपिंग का, पहले वहां पे बना, फिर हमारे यहाँ जो MS वर्ड में फॉन्ट आया है, ठीक है ना। ये बात कोई हार्डली 10-20 साल के अंदर की है, उससे ज्यादा की नहीं है इसकी उम्र। तो आई मीन अगर 20 साल पहले 30 साल पहले भी आप जाएंगे तो किताब का डेफिनेटली, 20 साल भी ज्यादा कह रहा हूं मैं, 15 साल 20 साल पहले, हाँ, किताब किताबत होती थी, आई मीन हाथ से लिखने वाले लोग होते थे, कैलीग्राफर्स, वो लिखते थे उसको, है ना, ऐसा जैसे छप गया हो एकदम से, फिर वो छपता था। तो जिन भी बुजुर्गवार ने इसको किताबत की है, ये इन्होंने कैलीग्राफी में ब्यूटिफिकेशन के लिए कई दफा अलग से कुछ चीजें ऐसी वैसी चुड़िया बिठा दी जाती है, ठीक है ना, वो इन्होंने कई जगह कर रखा है, खाली खुश के साथ ऐसा नहीं है। खुश के खे के बाद वाव में नीचे जेर है, बट जेर का कोई रोल नहीं है, इनफैक्ट वो जेर ही नहीं है। वो जो है क्या है, वो एक आई मीन कैलीग्राफी का एक स्टंट है जो जो कि ब्यूटीफाई करता है आई मीन लिखावट को। और इस तरह का काम इन्होंने कई जगह किया है, जैसे मैं कहाँ भी देख रहा था, फॉर एग्जाम्पल, फूल हंसे पड़ते हैं। अब सब भाई साहब, हैं के ऊपर हैं कि हे पे भी जबर लगाओगे आप, तो फिर तो हो गया हाँ काम सर भाई, मैं ये मतलब पूछना आप चाह रही सोचिए, थी। हैं पे हे पे कौन सा जबर लगाता है भाई, हैं तो है, नहीं भी नहीं है ना हूं भी नहीं है, वो तो एक ही लफ्ज है ना। सो वो भी आड़ा तिरछा से ऐसा बना रखा है उन्होंने खाली ब्यूटिफिकेशन के लिए, वो अच्छा लगे। या है जितनी बार यूज हो रहा है सारे है कि हे पे जबर लगा रखा है उन्होंने भाई ने। अब बताओ हम्म है को आप क्या पढ़वाना चाह रहे हो ही नहीं हो सकता, ही नहीं हो सकता, वो है ही है। वो सिंगल वर्ड है, वो ऐसे ही लिखा जाता है, और मोस्ट सेलिंग वर्ड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये। कहाँ ले जाओगे उसको, क्या करना है इस पे मात्रा लगा के, अंडरस्टूड है उर्दू में, है ना। तो ये सब कई हम्म सारी चीजें ब्यूटिफिकेशन के लिए है, दैट्स इट, वरना इनका कोई रोल नहीं है। जिंदगी खुश है इसी कश्मकश पैहम से। कश्मकश और कशाकश दो सिनोनिम्स हैं जिसके माने होते हैं खेचमतान, गहमा गहमी, ठीक है ना, भाग दौड़, उठा पटक, चैलेंजेस, परेशानियां, इश्यूज, फाइट करना, दिस इज कॉल्ड। जब खींचा आप खींचा। किसी डिलेमा में होते हैं, जब आप ट्विस्ट होते हैं, जब आप 50-50 होता है माइंड में आपकी कि हाँ यार मैं बड़ी कश्मकश में हूं यार, अब इनविटेशन तो है लखनऊ जाने का, जाऊं भी ना जाऊं इस वर्किंग डे में छुट्टी लेके, ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है ना। कश्मकश में हूं बहुत। सी कश्मकश, अगर आप इसकी एटोमोलॉजी को समझें, फारसी वर्ड है
कशीदन एक वर्ड है फारसी में, रूट है, जिसके माने होते हैं खींचना। अभी भी आप नहीं पहुंचे होंगे, एक लफ्ज है बोला जाता है कशिश, बड़ी कशिश है भाई इसमें, यानी बड़ी खिंचावट है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। कशिश इज टेकन फ्रॉम कशीदन, उसी फारसी रूट से आता है। उसी से आता है कशमकश, खींच मत खींच, खा मखा, जिसको हमारे हरियाणा पंजाब में लोग बोलते हैं खामखाई में, खामखाई में परेशान हो रहा है यार तू, बोलते नहीं बोलते हैं। अब जिन लोगों को जबान से सरोकार है, और जो लोग जबान के तय बड़ी सेंसिटिव के कायल हैं और सेंसिटिव हैं डिक्शन को, प्रोनाउंसिएशंस को लेकर के, उन पर क्या गुजरती है जमाना जरूरत, या ये सुन करके आई मीन कसमकस या खामखाई, वो वही जानते हैं, वो उसको बयान नहीं कर सकते उस आदमी के सामने कि भैया ये क्या सितम किया आपने इस जबान के ऊपर। बट इट इज देयर, इट इज पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। लोग बोलते हैं खामखाई में परेशान हो रहा है यार, है ना। वो पूरा फारसी लफ्ज है खा मखा, जैसे कशमकश, खेतो खींचो और मत खींचो, यानी किसी चीज का डबल अपोजिट डायरेक्शन में खींचना, उसे कहते हैं कशमकश। पैहम कहते हैं कांस्टेंट को, लगातार एक चीज हुई जा रही है जिंदगी में, उसे कहते हैं पैहम। तो जिंदगी खुश है इसी कशमकश पैहम से, ठीक है। यानी क्या मतलब, यानी जिंदगी में जो कुछ एनर्जी और कुछ रंग बना हुआ है ना, वो इसीलिए बना हुआ है कि थोड़ी खींचतान, उठापटक, गहमा गहमी कुछ चल रही है। सपाट सी जिंदगी हो ना, जिसमें कोई बात ही ना हो, तो आदमी इस तरह की जिंदगी से बोर हो जाए कि यार ये क्या है, मतलब अजीब रिपीटेड वे में जी रहे हैं एकदम से, बिल्कुल ही। तो थोड़ी सी कश्मकश जिंदगी में हो, थोड़े चैलेंजेस हो खट्टे मीठे, थोड़ा सा कहीं फैसला लेना मुश्किल हो, कहीं कुछ मसला हो, ये करना है कि ये करना है, एट द सेम टाइम कई सारे टास्क हों, उसमें मुझे प्रायोरिटी सेट करना हो, तो जाके जिंदगी में गहमा गहमी आती है। इशारा इस तरफ है, जिंदगी में न कशाकश हो तो घबराती है। यानी अगर ये कशाकश या कशमकश न हो तो आदमी घबरा जाए, बोर हो जाए आदमी कि यार ये क्या सिलसिला है। मतलब आप में से कई सारे लोग, एक तो फीमेल है और उनकी उम्र में मुझसे ज्यादा है, बहुत अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है, बट लोग कहते हैं ऐसा कि भाई अगर थोड़ा मोड़ा कभी कभार क्या कहते हैं कहा सुनी ना हो वाइफ से, तो बड़ी बोरिंग लाइफ हो जाए, भाई इसी तो जिंदगी बनी रहती है। ये लोग समझाने के लिए मिसाल देते हैं, थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए ना। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि वाइफ मेरी सुन रही है तो कहेंगे अच्छा ठीक है चलो, कोई नहीं, बताती हूँ तुम्हें। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा मोड़ा कभी कभी चलना चाहिए, है ना। एकदम ही हाँ, बिल्कुल ही सरेंडरिंग है, सीधे से हैं, ठीक है जी कोई बात ही नहीं, तो वो लॉन्ग टर्म में ना कहीं फिर वो बोर से फील होने लगता है। इस तरह की छोटी मोटी बातों से रिफ्रेश होता है थोड़ा सा आदमी, थोड़ा रीस्टार्ट लेता है जहन, और रिफ्रेश होता है, अच्छा लगता है, चलो ठीक है ना। तो जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा है कि जिंदगी में थोड़ी गहमा गहमी, थोड़ी कशमकश, थोड़े चैलेंजेस, इश्यूज होने चाहिए, तब आदमी का जहन चलता है, तब आदमी का जहन दौड़ता है, और आदमी थोड़ा लोड लेता है। अदरवाइज तो आदमी बोर हो जाए, दिल घबरा जाए आदमी के जिंदगी से कि कहाँ फंस गए इस रिपीटेड वे में जो हमारे डेज गुजर रहे हैं लाइफ के। हाँ जी, इसे देख लें आप लोग, और अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इस पेज पे। क्लियर है सर। यस प्लीज। 410 मैं पढ़ूं? हाँ जान बिल्कुल पढ़ें, जिसने, परवाने की, हाँ सर, जी जी मैंने कहा जिसने ना पढ़ा वो जरूर पढ़े जी। जान परवाने की लेने को हम्म तो ले ली, लेकिन जान परवाने की लेने को तो ले ली, लेकिन अपने अंजाम पे लौ क्षमा की थर्राती है। परफेक्ट परफेक्ट। जब कभी जिसके जीस्त के, औराक पे जाती है नजर, हम्म जब कभी जिसके औराक पे जाती है नजर, याद गुजरे हुए अय्याम की आ आ जाती है। जाती है।
परफेक्ट। ये जो शेर आपने पढ़ा पहला वाला, जान परवाने की लेनी की तो ले ली लेकिन अपने अंजाम पे लौ शमा की थर्राती है। अब ये जो शमा है, जो जो कैंडल है, और उसके चारों तरफ जो परवाने चक्कर लगाते हैं और आखिरकार जल के मर जाते हैं। मुझे लगता है कि पूरी उर्दू फारसी की शायरी में इस पे हजारों शेर कहे गए हैं, इस थीम पे, और इस सब्जेक्ट को एड्रेस किया गया है कि किस तरह अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग रुख से इस बात को कहा गया है। बट उन तमाम शेरों में ये शेर मुझे लगता है बहुत यूनिक, इसमें परसेप्शन है, बहुत यूनिक इसमें बात है, और अलग तरीके से कही भी गई है। मतलब आई मीन, वो परवाना चक्कर लगाता है और वो आशिक है उस नूर का और उस रोशनी का और उस शमा का, उस कैंडल का, और उसके बाद जान दे देता है और सारी बात होती है। ये सब सब कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक। बट एक इससे आगे की बात कि खुद उस शमा का क्या होना है, ये मुझे लगता है कि एक्सटेंशन है उस पूरे थॉट प्रोसेस का, जो अब तक अलग अलग आई मीन ढब से एड्रेस किया गया है उर्दू शायरी में। आई मीन 18वीं सदी से लेकर अब तक की बात मैं कर रहा हूँ, जितने शेर मैंने सुने और पढ़े हैं। इसमें बात इसलिए अलग है कि इसमें इसमें कही जा रही है बात कि जान परवाने की लेनी की तो ले ली लेकिन, अब वो जो कैंडल है, जो शमा है, ठीक है, वो जल रही है, परवाना उसके चक्कर लगाते लगाते आखिरकार उसमें चिपक के जल के भुन के मर गया। तो गया जान किसने ले ली? उस शमा ने, उस कैंडल ने, ठीक है। बट उस शमा को, उस कैंडल को ये सोचना चाहिए कि मेरा अपना क्या होने वाला है, मेरा खुद का क्या होगा। देखिए, एक शमा के आसपास एक परमाणु चिपक जाएगा, दो चिपक जाएंगे, तीन चिपक जाएंगे, मर जाएंगे वो, बट आखिर में खुद ये जो जितने परवाने से चिपक के मर रहे हैं, यही वजह बनते हैं कि खुद ये शमा भी बुझ जाती है। खुद ये शमा भी बुझ जाती है आखिरकार, इतने ज्यादा इसके ऊपर वो ओवरलोडेड हो जाते हैं सारे। और अगर नहीं भी ज्यादा चिपके हैं और ज्यादा मरे, तो खुद वो अपने आप में शमा जल के घुल के, जितनी उसकी मोम होती है उतनी तो जलेगी, अल्टीमेटली वो भी खत्म हो जाती है। अल्टीमेटली वो भी खत्म हो जाती है, तो उसको भी एक दिन इसी तरह फना हो जाना है। ये सोच के ये जो शमा है, ये जो कैंडल है, ये घबराती है कि, ये थर्राती है, ये कांपती है कि ये मेरे चक्कर में इतने सारे परवाने जो थे, वो मेरे इर्द गिर्द मंडलाते रहे, चक्कर लगाते रहे, आखिरकार ये जल के मर गए। इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर मी, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे भी मर ही जाना है, मुझे भी खत्म ही हो जाना है, मैं भी बुझ जाऊंगी, चाहे इनके बोझ से जो रोशनी के आसपास आके चिपक के जल के मरते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं भी होता है तो खुद मैं कितना जलूंगी। आफ्टर ऑल ये मोम खत्म हो जाएगा और मैं खत्म हो जाऊंगी। तो अपने अंजाम पे लौ शमा की थर्राती है, मेरा अंजाम क्या होगा, ये सोच के वो जो शमा है ये थर्राती है। अब देखिए, इसमें जो थर्राती का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये इस एंगल से भी बरतने की जरूरत है उसको, और समझने की जरूरत है इसको, कि वो जो लौ होती है वो कभी भी ऐसे नहीं जलती है स्टिल मोड में, वो हमेशा थर्राती रहती है, उसके अंदर कपकपाहट होती है हमेशा। होती है कि नहीं होती कपकपाहट उसमें? जो लौ जल यस। रही होती है कैंडल की, यस। उसकी जो कपकपाहट है, उसका फायदा शायर ने उठाया है और उसको मीनिंगफुल बना दिया है कि अपने अंजाम पे लो शमा की थर्राती है। मतलब ये खामखा और वो नेचुरल साइंटिफिक वे में तो आप इसको ले ना ले, वो आपकी मर्जी है। शायर का एक सोचने का तरीका और उसकी मतलब उसका जो अप्रोच है इस चीज को लेकर के, वो ये बताता है कि ये जो थर्राहट है इसके अंदर, वो अपने अंजाम को लेकर के है, कि अल्टीमेटली आई ऑल्सो हैव टू डाई। ठीक है ना, मुझे भी एक दिन मर जाना है, खत्म हो जाना है, इसी तरीके से जैसे मेरे चक्कर में ये परवाने खत्म हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मैं अमर हूं, मैं हमेशा जलती रहूंगी, मुझे भी खत्म हो जाना है एक दिन। ये सोच के उसे ककवाहट हो रही है और वो थर्रा रही है। कहने का मतलब ये, यानी अभी तक हम सोचते थे कि वो इतनी सी लौ है, मामूली सी भी अगर कहीं हल्की सी हवा के गुजर हुआ आसपास से तो वो तो हिल नहीं है, नेचुरल बात है। तो उसको हम अभी तक साइंटिफिक वे में लेते थे। शायर ने उसमें एक नए माना पहना दिए हैं कि वो ये सोच के कपकपाहट और थर्राहट उसके अंदर है कि मेरा भी हश्र यही होना है जो मेरे चक्कर में परवानों का हुआ। जान परवाने की लेने की तो ले ली लेकिन अपने अंजाम पे लौ शमा की थर्राती है। ब्यूटीफुल। ठीक है ना। ब्यूटीफुल। जब कभी जीस्त के औराख पे जाती है नजर, मान लीजिए किताब, जिंदगी जो है वो किताब है, जिंदगी जो है वो एक किताब है, ठीक है। और जब कभी इंसान एक खासी मैच्योर एज में 30+, 40+, नो उसमें कभी अपने लड़कपन की और नौजवानी की बातें, स्कूल लाइफ, ये सब सोचता है,
या जो भी उसकी जिंदगी की खट्टी मिट्टी यादें हैं, तो वो गोया अपनी किताब जिंदगी के जो पिछले वरक हैं, पेजेस हैं, उनको पलट रहा है वो। ठीक है। जीस्त यानी जिंदगी। औराक इज अ प्लूरल, और सिंगुलर है वरक। वरक मीन्स पेज, औराक मीन्स पेजेस। जब कभी जीस्त के औराक पे जाती है नजर, यानी जब कभी आदमी अपनी किताब जिंदगी के पुराने पन्ने पलटता है, याद गुजरे हुए अय्याम की आ जाती है। अय्याम इज अ प्लूरल ऑफ यौम। यौम मीन्स डे, अय्याम मीन्स डेज। ठीक है ना। तो बीते हुए दिनों की याद उसे आ जाती है। ठीक है। और आग मतलब सर? औराक मीन्स पेजेस। ओके, थैंक यू सर। वरक माने पेज। ठीक है। सर गालिब सर मैं गालिब ने पढ़ूं? कहा गालिब ने कहा था, श्योर आप पढ़े। गालिब ने कहा था कि याद माजी अजाब है यार। याद माजी यानी पास्ट। माजी किसे कहते हैं जी? पास्ट। पास्ट को कहते हैं। याद माजी अजाब है। अजाब समझते हैं सब लोग? हाँ, मतलब कि खराब हो जाना ऐसा। अजाब अजाब हो यानी गई मुश्किल। जिंदगी। अजाब अमेजिंग। यानी अजाब यानी अमेजिंग। जैसे नहीं, मुश्किल। अजाब माने, अजाब यानी श्राप देना किसी को। अजाब यानी इंसान को जहन्नम में डाला जाएगा अगर उसने गलत काम किए, और अच्छे काम किए तो जन्नत में डाला जाएगा, कहा जाता है ऐसा। सजा मिलेगी या उसको रिवॉर्ड मिलेगा, दो ही चीजें तो होंगी, ऐसा कहा जाता है। तो वो जो सजा वाला कॉन्सेप्ट है, और वो जो डिवाइन पावर की तरफ से होगा हमारी गलत कामों की वजह से, जो श्राप हमको मिलेगा, जहन्नम में डाले जाएंगे, आग में जलाए जाएंगे, पिटाई होगी, दैट इज कॉल्ड अजाब। हाँ हाँ। दैट इज कॉल्ड अजाब। याद हाँ जी। माजी अजाब है यार अब। वाह, छीन ले मुझसे बहुत हाफिजा अच्छा। मेरा। ये वाह। गालिब का शेर है। छीन ले मुझसे, यानी क्या करें, गालिब गालिब करें, मेरी दुआ यह है कि परवरदिगार मेरी जो मेमोरी है ना, ये मेरे रब मेरी मेमोरी, मेरा हाफिजा मुझसे छीन ले। क्यों? क्योंकि याद माजी अजाब है यार अब। क्योंकि जो बीती हुई बचपन की, आई मीन यादें, बचपन कह जो रहा हूँ, यादें हैं हाँ, वो यादें हैं उसके ना, वो लिए अजाब अजाब। है। अजाब है मेरे लिए, मैं सोच के हाँ जी। परेशान हो जाता हूँ। तो काश काश ऐसा हो जाए कि ऊपर वाला मेरी मेमोरी छीन ले। याद माजी अजाब है यार अब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे सर मैं अय्याम पढ़ूं? मतलब सर? जी। अय्याम मतलब सर? जी, अय्याम। अयाम मैंने अर्ज किया, अयाम का सिंगुलर है यौम। यौम माने होता है डे, दिन। अयाम उसका प्लूरल है, यानी डेज। बीते हुए दिन, गुजरे हुए दिनों की याद आ जाती है, याद गुजरे हुए अयाम की आ जाती है। ठीक है सर। हम्म। हाँ जी, आप कह रही थी हाँ वो जी एक। सर। जी जी, सर पढ़ें मैं पढ़ें। वीना वीना बोल रही हूँ सर। जी वीना पढ़ें, आप वीना जी पढ़ें। दूर के ढोल तो होते हैं सुहाने दर्शन। दूर है, दूर है दूर कि से। दूर के ढोल तो होते हैं सुहाने दर्शन। दूर से कितनी हंसी बर्क नजर आती है। हम्म। अभी भी एक जिंदगी की सीख लेने वाली बात है कि हमारी डेली लाइफ में आप इसे अपने अपना तजुर्बा कर लें, इसे एक्सपीरियंस कर लें, बरत लें, देख लें इसे, कि कोई भी आदमी है, कोई भी चीज है, कोई भी इशू है, वो अगर थोड़ा सा आई मीन डिस्टेंस है, थोड़ी दूरियां बनी हुई हैं, तो हमारा उसके तई पॉजिटिव परसेप्शन भी बना रहता है कि नो ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा करीब से किसी इंसान को बरतते हैं कुछ टाइम के लिए, चाहे उसमें हमारी अपनी शक्ल ही क्यों ना हो, जिसे कभी बहुत गौर से करीब से आईने में देखें, तो उस दिन पहली बार आपके चेहरे पे, हमारे चेहरे पे वो चीजें भी नजर आएंगी जो नॉर्मली तौर पर हम नहीं देखते हैं। और ख्याल ही होता है कि वी आर स्मार्ट एनफ, कोई मार्क नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई दाना नहीं है, कोई पिंपल नहीं है, कोई नथिंग एल्स। गौर से देखते हैं तो नजर आता है कि नहीं यार, ये ठीक है, आई एम सो यंग, बट मना ना, एक दाढ़ी में या मूंछ में एक बाल वाइट हो गया है, ओ स्टार्ट हो गया कुछ, देयर इज समथिंग रॉन्ग ना। इस तरह से। तो कहने का मकसद ये कि दूर से बहुत सारी चीजों का भ्रम बना रहता है। अब इसको अपने से और अपनों से अलग निकाल के और चीजों पे अप्लाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अंगारा है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। अंगारा, कोयला, आई मीन लकड़ी से जल के जब अंगारा बनता है, रेड सा होता है। एक छोटा बच्चा मुमकिन है उसके बहुत खूबसूरत चीज समझ के उठाने की कोशिश करे, बट इसको रोका जाता है क्योंकि उसका हाथ जल जाएगा।
उसे पता नहीं कि वो आग है, वो लगी रहा है उस रेड सा खूबसूरत सा, बट वो खतरनाक चीज है। सांप है, दूर से उसका चेहरा शक्ल वाइज बुरा नहीं लगता है भाई, बहुत खूबसूरत सा है, वो नरम सा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा बड़ा सा। अगर उसके पास जाएंगे तो पता लगेगा ये तो डेंजरस है, ये तो काट सकता है, नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए। बिजली है जो चमकती है, कड़कती है बादल में, आसमानों में जब दिखती है, तो जब रोशनी से होती है तो वो सीन फॉर जस्ट अ व्हाइल बहुत खूबसूरत होता है कि यार ये जो बिजली से चमकी, बड़ा खूबसूरत सा लगा, लाइट सी हुई थी, अभी देखा था, जबरदस्त अच्छा सा लग रहा था। मगर दरअसल वो बहुत खौफनाक है, वो डरावना है, वो बिजली कहाँ गिरेगी, किसका क्या हशर करेगी, वो भी जानता है। ठीक है ना? तो उसी तरह इशारा है कि जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है, दूर के ढोल तो होते हैं सुहाने दर्शन, दूर से कितनी हसीन बर्फ नजर आती है। बर्फ कहते हैं बिजली को, कह रहे हैं जो बिजली चमकती है दूर से बड़ी खूबसूरत नजर आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बट जब कोई चीज करीब आती है, किसी चीज को हम नजदीक से बरत के देखते हैं और डील करते हैं उसके साथ, देन उसके बाद हमें पता लगता है कि यार ठीक है ना, बस ठीक ही है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती है 1 घंटे के लिए आप लोगों से, ठीक है ना, वो भी ऑनलाइन। अब मान लीजिए आप में से किसी के, बाज लोगों के हम पड़ोस में रह रहे होते, रोज मुलाकात होती, सोशल इंटरेक्शन ज्यादा होता, कहते हैं अरे तो यार अजीब एरोगेंट टाइप का आदमी है यार, है ना, अजीब आदमी है मतलब। तो वो जो भ्रम बना हुआ है अभी वंस इन अ वीक क्लास में मिलने का, वो खत्म हो जाता। ये जिंदगी की सच्चाई है। समझ नहीं आप, मैं सबसे पहले अपनी मिसाल दे लूं इस हवाले से, बजाय इसकी कि दूसरों की मिसाल दूं। Very good. Beautiful. वीना जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक हूँ, शुक्र है सर शुक्र। बहुत बहुत सुंदर है आज की गजल, बहुत सुंदर है। बस जी, वो तो है रियली, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही मीनिंगफुल, और बहुत अच्छे अच्छे थॉट प्रोसेस और जिंदगी में काम आने वाले सबक और लेसन्स इसके अंदर हैं, हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं। और सर इस गजल को गुलाम अली ने गाया भी बहुत अच्छा है। हम्म। क्या बात है जी, वो गजल ऐसी और फिर गाने वाला ऐसा, तो क्या बात है, तो बहुत अच्छा गाया। कोई शक ही नहीं है कि अच्छी होगी। You didn't recite a share today, sir. बस एक ही बताया है गालिब का। हाँ अच्छा, हाँ नहीं वो एक्सटम्पोर जैसे कोई शेर याद आता है रिलेवेंट, तो फिर आदमी वो शेर सुना देता है। कई दफा शायद उतने अच्छे टच में नहीं होते, या उतना आई मीन उसके सब्जेक्ट के आसपास उस थीम पर कोई और शेर उस टाइम पे नहीं आता जहन में, तो नहीं सुना पाते, ये होता है। अदरवाइज तो मैं उसमें कंजूसी नहीं करता, अगर मुझे याद आता है तो मैं जरूर उसे सुनाने की कोशिश करता हूँ। I look forward to more poetry. डेफिनेटली आई ट्राई इंशाल्लाह इन फ्यूचर के ज्यादा से ज्यादा शेर अकोमोडेट किया जाए, इसी में सुनाया जाए, सर उससे सर काफी सहारा एक्चुअली होता में है। सर एक्चुअली में जब आप शेर में से शेर बोलते हैं ना, तो वाकई काफी उम्दा लगते हैं। जी जी, वो तो होता है कि मैं आई मीन कहीं ना कहीं शेर को समझने में भी सहारा सा लग जाता है उससे थोड़ा, कि भाई ये शेर इसी थीम पर है या इसके आसपास है, या समहाउ आई मीन कोरिलेटेड है उससे, तो और फायदा होता है उसका शेर समझने में। शेर का मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो जाता है। जी, ऐसा ही है। सर आप कुछ होमवर्क नहीं देते हम लोगों को? होमवर्क अगर न भी दें तो आप ये समझें कि जो गजल हम पढ़ते हैं, एक तो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ हमेशा के लिए, जो गजल हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के पहले पहले ही, विद इन अ वर्किंग डेज, आप कभी भी उस गजल को अपनी जबान में डिफाइन करके लिख के और उसकी इमेज या पीडीएफ आप मुझे
कोऑर्डिनेटर के थ्रू आप भेज सकते हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है, लोग करते रहे, आप भी कर सकते हैं। ठीक है। कोई स्पेशल काइंड ऑफ होमवर्क होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, अलबत्ता अभी नहीं, शुरुआती 2-4 दिन, 1 महीने के अंदर ही, बल्कि अभी इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, तो अभी रास्ता बाकी है काफी तय करना। तो सर कोई होमवर्क नहीं है इस बार का? जी, मैंने अर्ज किया कि आप चाहें तो हमेशा की तरह ये जो गजल हमने पढ़ी है या आइंदा पढ़ेंगे, जो भी जो कलाम भी, जो शेर भी पढ़ते हैं हम, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, आप उसको अपनी जबान में आपने क्या समझा है, आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, उर्दू में प्रेफरेबली, नहीं तो अंग्रेजी में या हिंदी में आप उसे लिख सकते हैं, बट कोशिश